बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 5 इंडिया अर्थात भारत के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, भारतीय संविधान लागू हुआ, तो इसका उत्तर है बी 1950 में। प्रश्न 2, भारत को इंडिया नाम किसने दिया, तो इसका उत्तर है बी यूनानियों ने। प्रश्न 3, किस भारतीय ग्रंथ में भारत नाम का उल्लेख मिलता है, तो इसका उत्तर है बी विष्णु पुराण। प्रश्न 4, भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारत को कहा गया है, तो इसका उत्तर है सी इंडिया दैट इज भारत। प्रश्न 5, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 1800 वर्ष से भी पहले किस शिलालेख में किया गया था, तो इसका उत्तर है डी फारसी शिलालेख। प्रश्न 6, इनमें से वह कौन सा देश है जिसे पूर्व में फारस कहा जाता था, तो इसका उत्तर है ए इराक। प्रश्न 7, वैनसांग जुआनजेंग किस देश का निवासी था, तो इसका उत्तर है सी चीन। प्रश्न 8, जिस प्रकार इंडिया अंग्रेजी भाषा का शब्द है उसी प्रकार इंडोस शब्द है, तो इसका उत्तर है ए फ्रेंच भाषा का। प्रश्न 9, सप्त सिंधु का अभिप्राय है, इसका उत्तर है सी 7 नदियों की भूमि। प्रश्न 10, 1947 सामान्य संवत के बाद भी इनमें से कौन सा देश भारत का अंग था, तो इसका उत्तर बांग्लादेश पे लगाया है। वैसे 1947 में बांग्लादेश भी भारत से अलग हो गया था पाकिस्तान के रूप में, इसलिए 1947 के बाद तो नहीं, पर हाँ 1947 तक बांग्लादेश भारत का अंग था। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अशोक, हिंदुकुश, 6ठी शताब्दी, बंग, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप, उत्तर, दक्षिण, चीनी भाषा, ऋग्वेद, भौगोलिक, तियंजू। तो ए, चीनी ग्रंथों में भारत का नाम मिलता है, तो इसका उत्तर है तियंजू। बी, प्राचीन ग्रंथ में भरत शब्द का उल्लेख मिलता है, तो इसका उत्तर है ऋग्वेद में। सी, प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णता एक शब्द है, तो इसका उत्तर है भौगोलिक। डी, चीनी यात्री वैनसांग ने पांडुलिपियों का अनुवाद संस्कृत भाषा में किया, तो चीनी भाषा में। ई, महाभारत काल में वर्तमान बांग्लादेश की भूमि वाले स्थान को कहा जाता था, तो इसका उत्तर है बंग। एफ, विष्णु पुराण में भारत की सीमाएं समुद्र के और हिमाच्छादित पर्वतों के में बताई गई है, तो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में। जी, महाभारत में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए तथा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप का। एच, भारत भूमि पर फारसी राजाओं ने शताब्दी में सैन्य अभियान प्रारंभ किए, 6ठी शताब्दी में। आई, चित्र 5.2 में भारत के उत्तर पश्चिम में पर्वतमाला दिखाई गई है, हिंदुकुश। जे, सम्राट के शिलालेख में जम्बूद्वीप का उपयोग संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए किया गया, तो अशोक। प्रश्न 1, हमारे देश को किस क्षेत्र में भारतम नाम से पुकारा जाता है, उत्तर, हमारे देश को दक्षिण क्षेत्र में भारतम नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न 2, भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा कहां से कहां तक है, भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तक है। प्रश्न 3, महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर, कुरुक्षेत्र वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। प्रश्न 4, जम्बूद्वीप शब्द किस वृक्ष से जुड़ा है,
उत्तर, जम्बू द्वीप शब्द जामुन वृक्ष से जुड़ा है। प्रश्न 5, वर्तमान में भी कौन से देश हैं जो प्राचीन जम्बू द्वीप में शामिल थे? तो वर्तमान के भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश जम्बू द्वीप में शामिल थे। प्रश्न 6, भरत नाम का उल्लेख किस वेद में मिलता है? उत्तर, भरत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न 7, कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था? उत्तर, कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कुमारी था। प्रश्न 8, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? उत्तर, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। प्रश्न 9, समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भारतवर्ष या जम्बू द्वीप का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 10, चीनी शब्द तियंजू कहाँ से लिया गया है? तो चीनी शब्द तियंजू सिंधु से लिया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारत को विदेशियों ने क्या क्या नाम दिए हैं? उत्तर, फ्रांसीसियों ने हिंदू, हिंद, हिंदुस्तान, यूनानियों ने इंडोई, इंडिके, चीनियों ने यिंतु, यीतु, तियंजू आदि नाम दिए हैं। प्रश्न 2, प्राचीन चीन वासियों का भारत के प्रति सम्मान था, इसके लिए क्या तर्क बताया गया है? चीनी भाषा में भारत को तियंजू कहा जाता था, जिसको स्वर्गतुल्य स्वामी के रूप में समझा जा सकता है। यह बताता है कि चीनियों का बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति बहुत सम्मान था। प्रश्न 3, संविधान से क्या आशय है? उत्तर, किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाला प्रलेख संविधान कहलाता है। प्रश्न 4, यूनानी भाषा में ह अक्षर के न होने से हिंदू शब्द के नामकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, यूनानी भाषा में ह अक्षर न होने से उन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर ह को हटा दिया, जिससे प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई अथवा इंडिके नाम दिया, जो आगे चलकर इंडिया बन गया। प्रश्न 5, निवासी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? उत्तर, निवासी शब्द का प्रयोग किसी स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों के अर्थ में किया जाता है। प्रश्न 6, प्राचीन समय में विदेशियों का भारत आने के पीछे क्या कारण हो सकता है? उत्तर, प्राचीन समय में विदेशियों के भारत आने का मुख्य कारण व्यापार करके पैसा कमाना था। वहीं कुछ लोग धर्म एवं ज्ञान की खोज में भी भारत आए थे। प्रश्न 7, विदेशियों द्वारा भारत को अनेक नाम दिए गए हैं। इन नाम का उल्लेख हमें कहाँ-कहाँ मिलता है? उत्तर, विदेशियों द्वारा भारत को अनेक नाम दिए गए हैं। इन नाम का उल्लेख हमें उनके प्रारंभिक लेखों में, शिलालेखों में एवं विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। प्रश्न 8, भारत को संघ क्यों कहा गया है? उत्तर, भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश एक ही संविधान के तहत एकीकृत रूप से रहते हैं। इसलिए भारत को राज्य, स्टेट ना कहकर संघ, यूनियन कहा गया है। प्रश्न 9, वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर है।
क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता के पूर्व भी यह इतना ही रहा होगा? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर, वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। स्वतंत्रता के पूर्व यह क्षेत्रफल इससे अधिक रहा होगा, क्योंकि तब बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा थे। प्रश्न 10, सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के नाम लिखिए। उत्तर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से समझते थे। संदर्भ पाठ के आधार पर एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। उत्तर, 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। उत्तर का यह महान पर्वत हिमालय एवं दक्षिण की केप कुमारी अर्थात कन्याकुमारी एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम में अरब सागर है, जो भारत की सीमाओं की स्पष्ट व्याख्या करते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से समझते थे। प्रश्न 2, प्राचीन भारत को जम्बू द्वीप क्यों कहा गया है? इस समय के जम्बू द्वीप में वर्तमान के कौन-कौन से देश सम्मिलित थे? उत्तर, जम्बू द्वीप से आशय जामुन के वृक्ष के फल के द्वीप से है। यह भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है, जिसे जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। आगे चलकर जम्बू द्वीप भारत का पर्याय बन गया। इस समय के जम्बू द्वीप में वर्तमान के भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही साथ अफगानिस्तान के भाग भी सम्मिलित थे। प्रश्न 3, सप्त सिंधु की 7 नदियों के नाम लिखिए। उत्तर, सप्त सिंधु सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। सप्त सिंधु की 7 नदियों के नाम सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती हैं। प्रश्न 3, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-सांग जुआनज़ेंग की भारत भ्रमण की उपलब्धियां लिखिए। उत्तर, ह्वेन-सांग ने अपने भारत भ्रमण के दौरान बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने भारत के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया, जो उस समय के भारत के बारे में विस्तृत जानकारियां देते हैं। वह अपने साथ बौद्ध ग्रंथों की कई प्रतियां ले गए, जिनका उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। प्रश्न 5, आज से 1000 वर्ष पूर्व भारत की सीमाएं परिभाषित नहीं थी। यह वर्तमान भारत से किस प्रकार अलग था? उत्तर, आज से 1000 वर्ष पूर्व भारत की सीमाएं परिभाषित नहीं थी। यह एक ऐसा भूभाग था जिसमें बहुत से राज्य और उनके शासक थे, जो आपस में लड़ते रहते थे। इस कारण इन राज्यों की सीमाएं समय समय पर बदलती रहती थी। इसके विपरीत आज का भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी स्पष्ट सीमाएं हैं। यहाँ जनता का शासन है। आज के भारत में भी विभिन्न राज्य हैं, जिनकी सीमाएं निश्चित एवं स्पष्ट हैं, तथा यह सभी राज्य मिलकर भारत को एक निश्चित राष्ट्र बनाते हैं।
प्रश्न 6, ऐसा क्यों है कि भारत के अधिकांश नाम सिंधु नदी के आधार पर रखे गए हैं, जबकि उस समय भी गंगा भारत की एक बड़ी नदी थी? उत्तर, सिंधु नदी भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग की एक प्रमुख नदी है और यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र भी थी। अतः 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानियों एवं अन्य विदेशियों ने नदी के उस पार की भूमि को संदर्भित करने के लिए भारत के नाम सिंधु नदी के नाम के आधार पर रखना शुरू किया। हालांकि गंगा भी भारत की एक बड़ी नदी थी, किंतु वह भारत के भीतरी भाग में बहती थी। बाहर से आने वाले यात्रियों को पहले सिंधु नदी मिलती थी। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे।